अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली पंजवानी। एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, 7 जनवरी को एक अहम डेवलपमेंट है और इससे हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक इम्पैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और ये जो इवेंट है वो है SIFC ने डेडलाइन सेट की है। रिफाइनरी पॉलिसी अपडेट की जो अग्रीमेंट है उसकी डेडलाइन सेट की गई है, जिसकी मालियत बन रही है $6 बिलियन। और जो भी हालिया मामलात हैं इसमें हम देखें तो पास्ट में भी डेडलाइन सेट की गई थी SIFC की तरफ से। और इसमें हम देख रहे हैं कि चीज़ मटीरियलाइज इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो हर्डल्स थे, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन के हर्डल्स थे। एक इशू चल रहा था GST का, FBR और ओगरा के बीच में मामला चल रहे थे और रिफाइनरी कंपनीज के बीच में मामला चल रहे थे। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ताख़ीर का शिकार थी। पिछले साल भी हमने देखा कि 6 महीने की ताख़ीर हुई। रिफाइनरी पॉलिसी फाइनलाइज़ हुई 2023 में। इसके बाद हमने देखा कि 6 महीने मज़ीद इसमें ताख़ीर का शिकार हुआ। और हमारी जितने भी मामलात हैं, हमारे जितने भी माशी मामलात हैं, उसमें इसका बहुत सिग्निफ़िकेंस है। और हमारी स्टॉक मार्केट में 4 लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका सिग्निफ़िकेंस है। नाज़रीन, पहले जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले स्टडी कर रहा था तो मेरा अप्रोच डिफरेंट था। इसके बाद चंद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि उसको हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल रिफाइनरी, उसकी अहमियत क्या है, उस पे थोड़ा हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑयल रिफाइनरी की क्या अहमियत है। और ऑयल रिफाइनरी का मामला अगर उसको एज़ ए एसेट लिया जाए और उसके मामलात को टाइमली, स्मूथली और पॉलिसी मेकिंग में किसी किस्म के हर्डल्स किए बगैर हम अगर रियायत दें, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको ऑयल रिफाइनरी लगाने में रियायत दें, तो ये कितना वैल्यूएबल है। तो उस पे मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप मुलाहिज़ा कीजिए। Mr. Burrell is not here today, not here now, but he was in the meeting, and he told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. You're right. Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. जी नाज़रीन, अभी हमने वीडियो मुलाहिज़ा की डॉक्टर एस जयशंकर की। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिफेंड कर रहे थे अपने ऑयल प्रोडक्ट्स को, ऑयल रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स को। एक तरह से देखा जाए तो अपनी ऑयल रिफाइनरी सेक्टर को वो डिफेंड कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन इन पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और फिर उसे रिफाइन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। तो देखा जाए तो एक ऑयल रिफाइनरी, एक न्यूक्लियर एसिड और एक बैलिस्टिक मिसाइल जितनी अहमियत रखती है, हम पाकिस्तानी जितने भी हैं वो प्राउड फील करते हैं हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर और हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर। तो इसी तरह ही हमें प्राउड फील होना चाहिए हमारी ऑयल रिफाइनरी पर। और हमें ऑयल रिफाइनरीज और दीगर इंडस्ट्री है जो हमें एक्सपोर्ट में मदद दे सकती है, तो उन पर जो है हमें तरजीह देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा इस पे कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और हमारी जो मामलात हैं वो लिंगर ऑन ही होते जाते हैं और डीले होते जाते हैं। नाज़रीन, मैं आप लोग के साथ एक दोनों ममालिक का, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन करना वैसे ज़रूरी नहीं है और कंपैरिजन बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये समझने के लिए हमें ये चीज़ समझ में आए कि किस तरह से ऑयल रिफाइनरी इंडिया में एज ए एसेट है और पाकिस्तान में ये लाइबिलिटी बन गई है। क्या मामला थे, तो आप लोग के साथ मैं थोड़े आदाद शुमार शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में टोटल रिफाइनरी 5 है, इंडिया में टोटल रिफाइनरी 23 हैं। तादाद जो है वो ज़्यादा है। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो ये 5 रिफाइनरी हैं, इनकी कैपेसिटी 20 मिलियन मेट्रिक टन है सालाना की। और इंडिया की अगर हम देखें तो 256 मिलियन मेट्रिक टन है। यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें कि कितनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर सकता है, काबिलियत है इन रिफाइनरियों में, तो पाकिस्तान
50% यूटिलाइज़ करता है, जो इसकी कैपेसिटी है और यूटिलाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि 20 मिलियन मेट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी है और ये सिर्फ प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी जो प्लांट की इस वक्त जो हाल है वो प्रोड्यूस कर सकता है वो 10 मिलियन मेट्रिक टन। इंडिया 100% यूटिलाइज़ करता है अपनी रिफाइनरियों को, क्योंकि जितनी भी रिफाइनरियाँ हैं सब अपग्रेडेड हैं और इंडिया की जो पॉलिसी है उसने कोशिश ये की है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करें और डॉलर मेकिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फोकस करें। डिमांड कितनी है पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान की अगर देखे जाए तो 15.3 मिलियन मेट्रिक टन है। इंडिया की जो डिमांड है वो 230 मिलियन मेट्रिक टन है। और एक्सपोर्ट कितना है? तो एक्सपोर्ट हम करते हैं 1.72 मिलियन मेट्रिक टन। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 45.7 मिलियन मेट्रिक टन सालाना की बुनियाद पे। प्रोडक्ट्स क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तो प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो हम एक्सपोर्ट करते हैं फर्नेस ऑयल, जो बचा हुआ ऑयल होता है जिसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है हाई एंड यूरो 5 के लेवल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है। हमारा वंस अगेन जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है वो लो है, क्योंकि हम एक कचरा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से दीगर जो अफ्रीकी ममालिक हैं और जिनको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत के हिसाब से हम उसे इम्पोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। और वो भी हम एक्सपोर्ट भी जो करते हैं वो मिन्नत समाजत करके एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडिया की चूँकि वो हाई एंड प्रोडक्ट बना रहा होता है, हाई एंड उसकी चीज़ है, प्रोडक्टिविटी है, तो उसकी एक्सपोर्ट हाई है, उसकी डिमांड है। टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है रिफाइनरियों की वो हाइड्रोस्किमिंग है, जो कि 70-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। हम अभी भी इसी टेक्नोलॉजी से ऑयल रिफाइन करते हैं, जिस वजह से फर्नेस ऑयल की तादाद ज़्यादा बनती है और हमें नुकसान होता है, हमारी रिफाइनरियों को नुकसान होता है। इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी है? तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डीप कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है। एक्सपोर्ट कितनी है मिलियन डॉलर की होती है, बिलियन डॉलर की होती है? यहाँ अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, जो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो 1.56 बिलियन डॉलर। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 86.2 बिलियन डॉलर, 86 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और इस वजह से इंडिया की मुकामी करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी मुकामी करेंसी इस वजह से ब्लीड करती है और डॉलर का रेट इस वजह से हाई होता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट लो एंड चीज़ कर रहे होते हैं और इंपोर्ट हाई एंड चीज़ कर रहे होते हैं। रिफाइंड जो ऑयल और डीजल है वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से डॉलर पे इम्पैक्ट आता है। हम हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी हमारे हम देखें तो सियासी माशी तज्ज़ियाकार हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी पी रेशियो, पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है, उनमें जो सेक्टर्स हैं, उनमें जो कंपनीज़ हैं, उनका पी रेशियो काफ़ी कम है दीगर ममालिक से। जो रीजनल पेयर्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस वजह से ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर हम ये इस मामले में देखें तो हमारे जो पी रेशियो है, हमारा जो सेक्टर का अभी करंट 2025 का फर्स्ट क्वार्टर का जो पी रेशियो बन रहा है वो नॉन एप्लीकेबल है, क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज वो लॉस में जाएंगी, लॉस में है फर्स्ट क्वार्टर में। और इंडिया का अगर हम देखें तो 15.60 का मल्टीपल है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। पूरी दुनिया को पता है कि इनकी एक्सपोर्ट अच्छी है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, तो इस वजह से इनकी जो मल्टीपल है वो सस्टेनेबल है और वहाँ पर डिमांड है, शेयर परचेजिंग करने की डिमांड है और वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी पैसा डालता है। अब थोड़ी बहुत कैपेसिटी की बात कर लें ऑयल रिफाइनरी की, तो ऑयल रिफाइनरी में पार्को जो है वो थोड़ा बहुत देखा जाए तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है, माइल्ड कन्वर्जन पर है। इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो 5.5 मिलियन मेट्रिक टन है सालाना। और आप लोग के साथ पूरा ईयर भी इसके साथ शेयर किया गया है कि कब इसका कमीशन हुआ, कब यूरो 2 में आया और अपग्रेड कब हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल है। ATRL की बात कर लें तो ATRL सबसे पुराना अगर हम कहें तो हमारी रिफाइनरी है। हाइड्रोस्किमिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि मैंने कहा ऑब्सोलीट है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसकी कैपेसिटी 2.4 मिलियन मेट्रिक टन है।
NRL की अगर हम बात करें तो NRL 1966 में कमीशन हुआ, और NRL भी हाइड्रोस्किमिंग पुराना प्लांट है और इसकी कैपेसिटी है 3.2 मिलियन मेट्रिक टन। PRL 1962 में कमीशन हुआ, ये भी हाइड्रोस्किमिंग प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी है 2.3 मिलियन मेट्रिक टन। सिनर्जी 2004 में कमीशन हुआ, हाइड्रोस्किमिंग वंस अगेन टेक्नोलॉजी है और कैपेसिटी है 1.6 मिलियन मेट्रिक टन। और इसका जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो 2015 में कमीशन हुआ, वंस अगेन हाइड्रोस्किमिंग पुरानी टेक्नोलॉजी, और 5.5 मिलियन मेट्रिक टन। तो टोटल 20.5 मिलियन मेट्रिक टन हमारी कैपेसिटी है, और इसका हम 50% प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी जितने भी ये प्लांट हैं ये सारे पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, उनमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर सकें। जी नाज़रीन, अभी जो हम स्लाइड देख रहे हैं उसमें हम देखें तो ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी अपग्रेड होने के बाद क्या रहेगी, तो उसके आधा तो शुमार आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। पार्को का जो फर्नेस ऑयल है, फर्नेस ऑयल अभी काफ़ी ज़्यादा बनता है, मिकदार में बनता है, कम होकर 3,290 से कम होके 212 पर हो जाएगा मेट्रिक टन। ATRL की अगर हम बात करें तो 1,024 से कम होकर 908 पे आ जाएगा। PRL की अगर हम बात करें तो 1,350 से कम होकर 167 पे आ जाएगा। NRL की अगर हम बात करें तो 2253 से कम होकर 1127 पे आ जाएगा। और हम सिनर्जी की बात करें तो 7,500 से कम होकर ये 1,000 मेट्रिक टन पर डे पर ये मामलात आ जाएंगे। तो रिफाइनरी, ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर लें तो जो पहले पॉलिसी आई, पेट्रोलियम पॉलिसी, वो 1992 में आई, पाकिस्तान के आज़ाद होने के पूरे 45 साल के बाद। फिर हमने देखा जो हमारी गवर्नमेंट है उसे ज़रूरत महसूस हुई कि हमारी रिफाइनरियों को अपग्रेड करना है, तो जो डिस्कशन है वो शुरू हुआ। हमारी जो कैबिनेट है उसमें ये मामला डिस्कशन शुरू हुए, और तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी आएगी और रिफाइनरी अपग्रेड होगी, तब से ये सारे मामला चलते हुए आ रहे हैं। 2023 में केयरटेकर सेटअप ने फाइनली उसको फाइनलाइज किया, और जो मौजूदा हम देखें तो मौजूदा हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, जो SIFC है, उसकी इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल है, जिस वजह से ये थोड़ा बहुत फास्ट ट्रैक पे चला है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे चंद इदारे हैं वहाँ से सुस्त रवि के मामला थोड़े बहुत विटनेस हो रहे हैं। 2024 में इसके जो डेडलाइन सेट किया गया था 22 अप्रैल का, वो जो है वो मीट नहीं हो सका, उसमें ताख़ीर हुई। इसके बाद हमने देखा कि एक हर्डल आया सेल्स टैक्स एग्जम्पशन में, और डेडलाइन SIFC की 12 नवंबर की, वो भी अचीव नहीं हो सकी, और SIFC ने जो नया डेडलाइन सेट किया वो 7 जनवरी का किया। अगर ये 7 जनवरी को अब सिग्नेचरी हो जाती है, अग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर रिफाइनरियों को कमो बेश ऑन एवरेज 5 से 6 साल लगेंगे अपग्रेड होने में, और उससे जो है ये मामला थोड़े बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ये 7 जनवरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। इसमें अगर हम देखें तो 7 जनवरी को अगर ये मामला नहीं होते, फर्दर इसमें डिले होते हैं, फर्दर इसमें कोई मामलात आते हैं, हर्डल्स आते हैं, और ये सेल्स टैक्स एग्जम्पशन की बात अगर FBR और ओगरा की तरफ से या फिर कोई रिफाइनरी कंपनी ये साइन करने से मना करती है, तो फिर हम देखेंगे कि दोबारा एक नया सिलसिला चलेगा, दोबारा एक नई डेडलाइन दी जाएगी। तो ये देखना है कि मामला किस तरह से चलते हैं, इसमें मज़ीद रुकावट आती है कि नहीं आती। यहाँ पर SIFC ने अपनी तरफ से सारे मामलात कर दिए हैं, और ये चीज़ फ़ाइनल है, हतमी है। हतमी होगी तो ऑब्वियसली जितने भी रिफाइनरीज़ हैं उनमें हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं। फंडामेंटल को अगर हम देखें तो फंडामेंटल के मामलात में अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी की सबसे पहले बात करें तो अटक रिफाइनरी की जो बुक वैल्यू है वो 1400 रुपये पर शेयर है। EPS में ग्रोथ में हमने इस बार नेगेटिविटी देखी है, फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिविटी है, 47% की ग्रोथ में कमी है, और PE रेशो जो बन रहा है वो 5.49 का बन रहा है। सिनर्जी का अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू है 35 रुपये की, इसमें भी EPS में जो फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ है वो नेगेटिव 744% है,
पी रेशियो ऑब्वियसली ये लॉस में है फ़िलहाल, तो जो है ये नेगेटिव आ रहा है। एनआरएल की अगर हम बात करें तो एनआरएल का बुक वैल्यू 149 रुपीज़ का है। इसमें भी ईपीएस में 83% की नेगेटिव ग्रोथ है। वंस अगेन पी रेशियो नॉट एप्लीकेबल है। पीआरएल की अगर हम बात करें तो पीआरएल की बुक वैल्यू 28 रुपये की है। ईपीएस वंस अगेन 614% नेगेटिव ग्रोथ आएगी, नेगेटिव ग्रोथ है, और इसका जो पी रेशियो है वो भी नॉन एप्लीकेबल है। टेक्निकल की अगर हम बात करें, टेक्निकल पे अभी जो फ़िलहाल मामला चल रहे हैं, वंस अगेन अगर ये साइनिंग हो जाती है तो तमाम रिफाइनरियाँ चलेंगी और तमाम रिफाइनरियों में हम एक अच्छी हेल्दी रैली देखेंगे, वो अपने बुक वैल्यू तक टच करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर ये मामला नहीं होते तो फिर इसका हम देखेंगे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अटक रिफाइनरी की मंथली ग्राफ पे टेक्निकल अगर देख लें तो जो पिवट बन रहा है वो 590 रुपये का बन रहा है। जो इसका रेजिस्टेंस का सामना है वो 778 रुपये का है। करंट RSI 80.40 की है। सिनर्जी की अगर हम बात कर लें तो सिनर्जी का जो पिवट है वो 6 रुपये 46 पैसे का है। इसको जो सप्लाई का सामना है वो 8 रुपये 28 पैसे से है। करंट जो RSI है वो 68 रुपये 87 पैसे है। NRL की अगर हम बात कर लें तो NRL का जो पिवट बन रहा है वो है 284 का। इसको जो सप्लाई का सामना है वो 341 से है, और इसका जो RSI बन रहा है वो RSI के नंबर हैं वो 58.34 के हैं। इसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें PRL की, तो PRL ने जो मंथली ग्राफ पे मामलात बनाए हैं तो उसमें थोड़ा लग रहा है कि इसको सप्लाई का सामना होगा, और इसका जो पिवट बन रहा है वो 36 रुपये 78 पैसे का है, और इसको जो सप्लाई आ सकती है वो 45 रुपये 57 पैसे से आ सकती है। करंट RSI है वो 73.26 का है। नाज़रीन, ये थे रिफाइनरी सेक्टर के आदाद व शुमार। अब देखना है कि ट्यूसडे को 7 जनवरी को क्या मामलात होते हैं। अगर ये मामलात मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होते तो हमारा जो ये सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर, ये बूम करेगा। इसमें पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल है। 2-4 कंपनी हमने ऐसी देखी जिनकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अभी अंडर वैल्यू चल रहे हैं। लेकिन चूँकि फर्नेस ऑयल इनका जो बाय प्रोडक्ट है वही निकलता है ज़्यादा, टेक्नोलॉजी पुरानी है और इनको अपग्रेड करने की अशद ज़रूरत है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी इन मामलात को बड़े सिग्निफिकेंटली देखना होगा, और जो SIFC काम कर रहा है, SIFC की काविश है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें एज़ अ कंट्री हम सबको ये सोचना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर एसेट की तरह हमारे पास ऐसे बहुत सारे एसेट हैं जिनको हम लायबिलिटी बना के बैठे हुए हैं। अगर हम उनको लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करें अच्छी पॉलिसी साजी से, और पूरी कौम इसमें अगर हम देखें तो हमारी सियासी विल भी होनी चाहिए, हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो ये मामला देखें कि सुस्त रवि के मामलात हैं, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, वो मामला थोड़े बेहतर हों, तो हम भी हमारे जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, हमारे जितने भी सेक्टर हैं जो इस वक्त लायबिलिटी बने हुए हैं और जो नुकसान दे रहे हैं, हमारी इकॉनमी को हर्ट कर रहे हैं, तो हम इन मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। नाज़रीन, एक नई एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह अगली बार आप लोग के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। फ़िल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।